बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बारे में पाठ 16 के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 16 आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। आर्थिक उदारीकरण अर्थात अपना देश जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ। आर्थिक विकास करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के आयोजन किए। आयोजन अर्थात कार्य करने के लिए क्रमबद्ध ज्ञान, क्रम रूप से कार्य करने को आयोजन कहते हैं। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, आर्थिक विकास प्राप्त किया गया। उसके बाद में वित्तीय नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीतियों को समय समय पर लागू किया गया। अनेक योजनाएं पूरी हुई और उसके बाद में देश का आर्थिक विकास हुआ, लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं मिली। अब किन कारणों सरकार ने ये विचार किया, किन कारणों से यह सफलता मिली, इसकी जांच की। इसलिए उन बातों को सुधारने के लिए एक नई आर्थिक नीति का संचालन किया गया। यह नई औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति ईस्वी सन 1991 में लागू की गई और इसे जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में पहचाना गया। ये तीन जो है बातों का समावेश इसमें आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का समावेश किया गया। पहले नंबर पर आता है आर्थिक उदारीकरण। सरकार औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्र पर के अंकुश कम करके विकास को प्रोत्साहन दे, उसे आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। सरकार जो है निजी क्षेत्र पर के अंकुश को हटा दे, कम कर दे, तो उसे और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करे तो उसे उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण के लाभ। उदारीकरण निजी क्षेत्र का मुक्त विकास और उत्पादन में वृद्धि होती है। निजी क्षेत्र का मुक्त रूप से विकास किया जाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। इस नीति का नंबर 2, इस नीति से विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। यानी अपने देश से विदेशों को जो सामान भेजा और मंगाया जाए उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। तो विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, अपने देश का सामान वहाँ जाता है। देश में आंतरिक ढांचागत सुविधाएं बढ़ती हैं। देश के अंदर रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, ये ढांचागत जो सुविधाएं हैं इसमें बढ़ोतरी होती है आंतरिक रूप से। उसके बाद में इससे कुछ हानियां भी हैं। उदारीकरण में पहली हानि आती है, निजी क्षेत्र पर से अंकुश खत्म हो तो एकाधिकार की बुराई में कमी नहीं आती है। निजी क्षेत्र पर से अंकुश खत्म हो जाए। एकाधिकार अर्थात बाजार तंत्र में एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, पूरे बाजार में एक ही व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे एकाधिकार के नाम से जाना जाता है। यह जो है वो इसकी कमी है। कृषि क्षेत्र का विकास कम। दूसरे नंबर पर कृषि के काम में जो है उसका उत्पादन, उधर ध्यान जो है वो कम दिया जाता है। औद्योगिकरण को अधिक ध्यान दिया जाता है। आर्थिक आय की असमानता, यानी आय की असमानता जो है वो अधिक देखने के लिए मिलती है। इसमें अमीर गरीब के बीच में भेद अधिक होता है। गरीब दिनों दिन गरीब और अमीर दिनों दिन अमीर होते जाते हैं। विदेशी कर्ज में वृद्धि। जब निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है तो लोग विदेशों से कर्ज लेते हैं और उनमें वृद्धि होती जाती है। दूसरे नंबर पर आता है निजी क्षेत्र। ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य के औद्योगिक साहसों की मालिकी या संचालन निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है, उसे निजीकरण कहते हैं। निजी यानी व्यक्तिगत। ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य की औद्योगिक साहसों की मालिकी हो।
इसके लाभ और हानि में देखा जाए, औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि होती है। अगर कोई निजी व्यक्ति है तो दिन रात मेहनत करता है और उस इकाइयों में वह वृद्धि करता है, औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि होती है। मेन लाभ जो है ना इसका औद्योगिक का निजीकरण का ये है। हानि में ये आता है कि आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, एकाधिकार को वेग मिलता है। जब एक ही व्यक्ति करेगा तो वो उसका मालिक बन जाएगा और एकाधिकार हो जाएगा, यानी अपने आप ही सभी निर्णय लेगा। उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन और निजीकरण का ये लाभ होगा कि उससे जो है उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं जिससे उन्हें लाभ मिलेगा, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन वो करेगा। और उससे गृह उद्योग, हानि में ये आता है कि उसका जो है गृह उद्योगों का विकास नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, निजीकरण का तीसरा लाभ ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार होता है। लेकिन हानि ये होती है कि मूल्य वृद्धि की समस्या हो जाए। मूल्य वृद्धि अर्थात जिन वस्तुओं के भाव एक बार बढ़ जाते हैं वो कभी कम नहीं होते हैं, यह मूल्य वृद्धि जो है, इससे हानि जो है वो निजीकरण से होता है। अगला नंबर आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अर्थात देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ दिया जाए, ऐसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व एकीकरण, वैश्वीकरण अर्थात विश्व एकीकरण, संसार के देशों को विश्व के देशों के साथ उसके अर्थतंत्र के जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जिसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रमिक का प्रवाह सरलता से हो, उसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण में पूंजी का हेर फेर आसानी से होता है। व्यापार में जो अवरोध होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तकनीकी आदान प्रदान होता है दोनों देशों के बीच। आयात निर्यात जो होता है उनका बढ़ावा होता है। तो इस तरह से जो है इसका लाभ विदेश नीति में को विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। नंबर 1, विदेशी पूंजी निवेश, विदेश में की जो पूंजी प्राप्त होती है उसमें खर्च करने में, उसमें जो लगाया जाता है देश में, उससे उद्योग धंधे चलते हैं, उसमें बढ़ावा दिया जाता है। विदेशी वस्तुएं आसानी, जिन देशों के साथ व्यापार होता है उन देशों से वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। यह विदेशी वस्तुएं आसानी से प्राप्त होने का मूल कारण है वैश्वीकरण। विदेशी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, नंबर 3, विदेशी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ग्राहकों और उत्पादकों दोनों के बीच में स्पर्धा रहती है, जिसलिए व्यापार जो है वो टिका रहता है। यह इसकी स्पर्धात्मक जो है बाजार और व्यापार जो है वो शुरू होता है। उसके बाद में इसकी हानि, गरीबी, बेरोजगारी में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण विदेशों में अगर वस्तु सस्ती मिली तो उत्पादक जो है विदेशों से वस्तु खरीदता है, तो वह जो है बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अगला है निर्यात का लाभ कम। विदेशों से जब वस्तु प्राप्त होगी तो अपने देश का निर्यात ही नहीं किया जाएगा, तो यह जो है वो निर्यात का लाभ कम प्राप्त होता है। नंबर 3 हानि में आता है छोटे उद्योगों को लाभ कम। इससे जो है वैश्वीकरण से छोटे उद्योग जो है वो नहीं उत्पादन, बड़े उद्योगों की तुलना में वह जो है वो नहीं चल पाते हैं, और वह उद्योग जो घरेलू उद्योगों, कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, यह सभी जो है वो दब जाते हैं और इनका छोटे उद्योगों को लाभ जो है वो नहीं प्राप्त होता। इनकी वस्तुएं बड़े उद्योगों के सामान के सामने नहीं टिक पाती हैं और इनको हानि होती है। उसके बाद में नंबर आता है विश्व व्यापार संगठन। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा जनवरी 1995 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई। इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। 1995 में इसकी रचना की गई। वर्ल्ड ट्रेड और विश्व व्यापार संगठन की रचना की गई और इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसका उद्देश्य, यानी विश्व बैंक, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के जो WTO विश्व व्यापार संगठन की क्यों रचना की गई, क्या उद्देश्य था? विश्व के देशों के बीच, नंबर 1,
विश्व के देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना, यानी संसार के देशों के बीच में कोई अवरोध आ जाए, रुकावट आ जाए। जैसे संसार के देश करार करते हैं एक देश दूसरे देश से कि 5 वर्ष के लिए हम जो है ना ये वस्तु में देंगे, और वो वस्तु महंगी हो गई तो कहेंगे नहीं अब हम वापस तुमको नहीं देंगे। तो इस तरह से कोई अवरोध आ जाए, युद्ध छिड़ जाए और कोई समस्या हो जाए, तो वह जो है दो देशों के बीच में व्यापार के अवरोध को कम करना। विदेशी व्यापार के उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना, विदेशी व्यापारों को के लिए जो संरक्षण दे, विदेश से कंपनियां देश में आती हैं और यहाँ पर आराम से वो व्यापार कर सकें, इसके लिए जो संरक्षण दिया जाता है ऐसा करार किया जाता है। नंबर 3, विदेश व्यापार नीति और आर्थिक नीति के साथ में संकलन साधना, यानी विदेशी नीति और व्यापार नीति आर्थिक नीतियों के साथ में समन्वय बना रहे। विश्व में उत्पादन होने वाले व्यापारिक झगड़ों का निवारण किया जाए, यानी कोई भी झगड़ा यदि आपस में हो जाए, कोई करार हुआ है तो उसका निपटारा कर दिया जाए। उसके बाद में कार्य आते, विश्व व्यापार संगठन के कार्य में राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए करारों को, आर्थिक ढांचों के मार्गों को लागू किया जाए। विश्व व्यापार संगठन में जो है वह है भेदभाव के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। अगला नंबर, भिन्न भिन्न देशों में अपनी राष्ट्रीय आय का अनुसरण करते हैं और उसका अवलोकन किया जाता है और उसमें सूचित सुधार किया जाता है। भारतीय अर्थतंत्र पर, यानी WTO, उसका भारतीय अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था। ध्यान रखना, विश्व व्यापार संगठन में भारत का हिस्सा 0.5% था। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे देश से निर्यात हुआ, इसमें भारी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर के 1% से अधिक हो गया। पहले 0 यानी आधा टका था, अब 1% हो गया है, ये ध्यान रखना है। अगला नंबर, WTO सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी। हमारे देश के जो तैयार वस्त्र किए जाते हैं ना, उसमें वृद्धि होगी। अगला नंबर, WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि कर सकेगा। उसके बाद में अगला नंबर, निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का होगा और विदेशी मुद्रा में प्राप्ति होगी। इस तरह से ढांचागत सुविधाएं बढ़ी हैं। विकसित देश के साथ अपने चलते उनका सहयोग प्राप्त होता है, तो इस बात का जो है जो लाभ प्राप्त होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं और उसके आधार पर जो है ये किया जाता है। उसके बाद में नंबर आता है स्थायी विकास। स्थायी विकास की व्याख्या अर्थात भावी पीढ़ी को आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमताओं को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना अर्थात स्थायी विकास। स्थायी विकास में पर्यावरण के संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है वो बल दिया जाता है, यानी वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख कर के जो विकास किया जाए उसे स्थायी विकास कहते हैं। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है वह तेज़ी से विकास साध रहा है और उसे टिकाए रखने के लिए इस तरह की जो वर्तमान पीढ़ी को जो सुविधाएं भोग रहे हैं वह सुविधाएं शायद भावी पीढ़ी को प्राप्त ना हो आगे आने वाली, तो यह उत्पन्न जो है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संवर्धन की व्यूह रचना अपनाना चाहिए। नंबर 1, पुनः उपयोग में आ सके ऐसे प्राकृतिक साधनों को उपयोग में लेना चाहिए। परिवहन का खर्च कम हो, इस तरह के उद्योगों को निश्चित करना चाहिए। पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े। जिन साधनों को एक से अधिक उपयोग में लिया जा सके, अधिकतम उपयोग किया जा सके, उदाहरण तौर पर बिजली का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि में करना चाहिए। सिंचाई के साधन योजनाओं का एक से अधिक रूप में उपयोग किया जा सके। नंबर 4, प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग न हो। अगला नंबर, उत्पादन के क्षेत्रों में पवन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग बढ़ाते रहने पर बल देना चाहिए।
पर्यावरण की सुरक्षा के चिल्ला आता है लास्ट में, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय, यानी पर्यावरण को टिकाए रखना यह सभी के लिए। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में 1972 में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन किया गया, 1972 में। उसके बाद समय समय पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न भिन्न अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ। उनमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने के लिए निश्चय किया गया 1972 से। भारत के इन वैश्विक उपायों में भारत भी शामिल है। संसार के देशों के साथ इकट्ठे होते हैं ना, तो उनमें जो वैश्विक उपाय किए गए उनमें भारत शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार विभिन्न प्रयास करती है। जैसे नंबर 1, देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। किस राज्य, देश के किस शहर में कितना प्रदूषण है, किस राज्य में कितना प्रदूषण है, इस तरह की जानकारी सरकार के द्वारा दी जाती है, संस्था के द्वारा दी जाती है कि मुख्य शहरों में कितना प्रदूषण है। दूसरा, प्रदूषण के नियंत्रण रखने के लिए केंद्र राज्यों में सूचना ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रचना की गई। प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी प्रदूषण कम हो उसको नियंत्रण में कैसे लाया जा सके, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रचना की गई। विश्व भर में नंबर 3, विश्व भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास किया। वायु प्रदूषण नियंत्रण, यानी हवा में जो तत्व अनिच्छनीय तत्व मिल जाते हैं उसे प्रदूषण कहते हैं। तो जो सरकार के द्वारा यह धारा जो है, कानून, धारा यानी कानून पास किया गया। अगला नंबर, ओजोन स्तर में छिद्र परमाणु कचरे का निकाल करके जैविक विविधता बनाए रखने के लिए यह वैश्विक समझौते हुए। ओजोन परत तो एक ही है, मानव ने अपनी सुविधा के लिए देशों को बांट लिया है कि ये हमारी सीमा, ये हमारी सीमा है, लेकिन ब्रह्मांड तो सभी देशों का एक ही है। तो ऐसी ओजोन वायु जो है, वो ओजोन का जो स्तर है, वायु नहीं स्तर, ओजोन स्तर में जो छिद्र हुए, परमाणु कचरे का जो निकाल हो रहा है, जैविक विविधता बनाए रखने के लिए पूरे संसार के देशों के साथ में समझौते हुए। इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सभी की है, जो जिस लायक है। पर्यावरण की जानकारी हम सभी की है। यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समस्या दूर नहीं है। जब पृथ्वी पर समग्र जीवन नष्ट हो जाएगा, यानी प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण अर्थात अनिच्छनीय तत्व जो मानव विकास के लिए, मानव के लिए अनुकूल ना हो, ऐसे अनिच्छनीय तत्व प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदूषण को हटाना है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।